वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11 के एनसीईआरटी में। यह है आर्टिकल 7.8.1 प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये प्रूव करना सीखा हमने कि मोमेंट ऑफ ए कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट्स, यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट्स ले सकते हैं। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल। अगर सिग्मा एफ जीरो हो जाए तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सिग्मा टॉ जीरो हो जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, यानी सिग्मा एफ जीरो होता है पर सिग्मा टॉ जीरो नहीं होता, या सिग्मा टॉ जीरो होता है सिग्मा एफ जीरो नहीं होता। ये हमने दोनों केसेस डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में। अभी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की। एन आइडियल लीवर, लीवर सभी ने इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे। अगर आपको आइडिया हो तो किसी भारी पत्थर को खिसकाने के लिए आपने जो तरीका इस्तेमाल किया होगा वो सब्बल या लोहे की बड़ी सी रॉड होती है, उससे हम उसको खिसका सकते हैं, या लकड़ी का डंडा, मजबूत डंडा लेकर। तो लीवर का प्रिंसिपल है। सो आइडियल लीवर इज एसेंशियली ए लाइट दैट इज of negligible mass, a rod pivoted at a point along its length. This point is called the fulcrum. टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना है। फुलक्रम किसको कहते हैं बच्चों? तो ये जो ट्राइंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं आप काले से रंग का, जिसके अबाउट मोमेंट्स कैलकुलेट किए गए हैं, ओरिजिन वो मार्क्ड है, इट इज कॉल्ड फुलक्रम। A seesaw on the children's playground is a typical example of a lever. तो सी सॉ का जो झूला है वो वास्तव में और कुछ नहीं बच्चों, एक लीवर है। Two forces F1 and F2 parallel to each other and usually perpendicular to the lever as shown here act on the lever at distances D1 and D2 respectively. ये देख रहे हैं आप, F1 और F2 काम कर रहे हैं, F1 D1 डिस्टेंस पर, F2 D2 डिस्टेंस पर, from the fulcrum as shown. The lever is a system in mechanical equilibrium. तो अभी यहां पर अगर क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाए तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं, बैलेंस हो जाएगा। जो सब्जी वाले का तराजू है, अगर आप डंडे वाले तराजू को ध्यान से देखें, डंडी वाला तराजू जिसमें पेन पलड़े लटके होते हैं, तो वो भी लीवर सिस्टम का ही एक एग्जांपल है। तो एक बात पर गौर कीजिए, सोच कर देखिए थोड़ा सा, क्या हम ऐसा तराजू बना सकते हैं जिसमें दोनों साइड की डंडी बराबर ना हो? कैन वी मेक दिस टाइप ऑफ बैलेंस? आंसर इज यस, वी कैन। हम बना सकते हैं। अगर आपने कभी सुना हो, गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि रद्दी वाला जब घर से हमसे रद्दी लेकर जाता है, अखबार की रद्दी, कॉपी किताब की रद्दी, तो उसमें हमेशा हमको लगता है कि वो तोल में हमें मार रहा है, नहीं धोखा दे रहा है, कुछ ज्यादा वजन हमको लगता है और वो कम वजन बताकर तोल कर ले जाता है। जबकि उसी रद्दी को होलसेलर के पास ले जाकर हम बेचते हैं, डिफरेंट, या हम अपने घर में जो मौजूद है तराजू उस पर तोलते हैं तो वो ज्यादा निकलती है। द रीजन बिहाइंड, कोई भी अगर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है डंडी वाले तराजू से, तो यही तरीका है। डंडी एक साइड लंबी एक साइड छोटी हो सकती है, पलड़ा जो है उसमें एक्स्ट्रा वेट अटैच्ड हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो यहां से वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। द लीवर इज ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेट कैपिटल आर बी द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट एट द फुलक्रम। यहाँ जो सपोर्ट पर रिएक्शन मिल रहा है, माना कि वो कैपिटल आर है, इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द फोर्सेस F1 एंड F2। बैलेंसिंग के लिए F1 F2 नीचे की तरफ काम करेंगे, रिएक्शन आर ऊपर की तरफ काम करेगी। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, R माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, तभी ये कहीं पर नहीं जाएगा, रेस्ट पर रहेगा। फॉर कंसिडरिंग रोटेशनल इक्विलिब्रियम वी टेक द मोमेंट्स अबाउट द फुलक्रम, द सम ऑफ मोमेंट्स मस्ट बी 0। तो D1 F1 माइनस D2 F2 0 होना चाहिए, क्योंकि F1 का मोमेंट बन रहा है F1 D1, F2 का मोमेंट बन रहा है F2 D2। क्लॉकवाइज को अगर हम नेगेटिव के साथ दिखा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा दिखा सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो आ रहा है, क्लॉकवाइज वाले को हम नेगेटिव दिखाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं
D1 F1 एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हमने पॉजिटिव दिखाया। अच्छा, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं। Note, R reacts at the fulcrum itself and has zero moment about the fulcrum. R का खुद का मोमेंट लेंगे तो जीरो होगा क्योंकि मोमेंट आर्म जीरो है। In the case of the lever force, F1 is usually some weight to be lifted. It is called the load and its distance from the fulcrum D1 is called the load arm. मान लीजिए यहां से अगर हम कोई लोड उठाना चाहते हैं, ठीक है, सोच के देखिए किधर से लोड उठाना चाहेंगे आप। ये साइड छोटी है D1, ये साइड बड़ी है, तो किस साइड से लोड उठाना फायदे का सौदा रहेगा? बच्चों, जहां मोमेंट आर्म ज्यादा मिल रही है वहां कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जहां मोमेंट आर्म छोटी है वहां आउटपुट में ज्यादा फोर्स मिलेगा। तो अगर लीवर को उल्टा इस्तेमाल करें तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ जाएगा, यानी हमेशा हम छोटी वाली जो साइड है, मोमेंट आर्म जहां कम है, वहां से आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, यानी पॉइंट ए से, और पॉइंट बी पर हम इनपुट लगाते हैं। सो in the case of the lever force, F1 is usually some weight to be lifted. It is called the load and its distance from fulcrum D1 is called load arm. तो D1 को load arm बोलेंगे, F1 को बोलेंगे load। तो टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना है। Force F2 is the effort जो हम प्रयास कर रहे हैं, applied to lift the load. Distance D2 of the effort from the fulcrum is the effort arm. तो D2 को बोलेंगे हम effort arm. This D2 is effort arm, D1 is load arm. सो इक्वेशन सेकंड को अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं D1 F1 इक्वल टू D2 F2 और लोड आर्म इंटू लोड इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, लाइफ में भी काम आता है बच्चों, तो आपको याद वैसे ही हो जाएगा। द अबोव इक्वेशन एक्सप्रेसेस द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर ए लीवर। तो यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये भी पॉसिबल है इससे कि सीसॉ झूले पर, सीसॉ पर एक साइड हाथी बैठे और दूसरी साइड आप, और आप बैलेंस कर सको हाथी को? आंसर इज यस। तो बताइए कौन सी लोड आर्म होगी, लोड किधर लगेगा, हाथी की तरफ या आपकी तरफ? तो सही जवाब है लोड आर्म होगी हाथी, यानी हाथी को पास में बैठाना होगा, लोड आर्म छोटी होगी। एफर्ट आर्म जिधर आप बैठेंगे और उसे काफी लंबा रखना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट करके। Incidentally, the ratio F1 upon F2 is called the mechanical advantage. बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना चाहिए। यानी कम फोर्स लगाकर ज्यादा फोर्स प्राप्त कर लेना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकली हमें फायदा हुआ है। सो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर है F1 अपॉन F2। F1 जो है वो फोर्स हमें मिल रहा है, F2 हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इट इज मैकेनिकल एडवांटेज, और वो किसके बराबर आ रहा है? D2 अपॉन D1। तो D2 जो है वो लंबा है, D1 छोटा है, so this quantity is greater than 1. If the effort arm D2 is larger than the load arm, the mechanical advantage is greater than 1. तभी फायदा होगा, तभी ये लीवर काम करेगा। Mechanical advantage greater than 1 means that a small effort can be used to lift a large load. तो बड़ा भारी लोड उठाने के लिए थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल एफर्ट भी सफिशिएंट होगा। There are several examples of a lever around you besides the seesaw. The beam of a balance is a lever, यानी वही डंडी वाले तराजू की डंडी। Try to find more such examples and identify the fulcrum. उनका fulcrum ढूंढें आप, the effort arm, उन सबको आइडेंटिफाई करें, and the load arm of the lever in each case. तो आप देखें काफी मजे की एक्सरसाइज ये रहेगी। You may easily show that principle of moments holds even when the parallel forces F1 and F2 are not perpendicular but act at some angle to the lever. ये भी आप दिखा सकते हैं बच्चों, जैसे अगर ये हमारे पास ओके
ये लीवर है हमारे पास, एंड दिस इज फलक्रम, यानी एक बीम है, ये फलक्रम, तो बन गया लीवर सिस्टम। अभी तक क्या हो रहा था, फोर्सेस जो है बिल्कुल वर्टिकल परपेंडिकुलर लग रहे थे, परपेंडिकुलर टू दिस रॉड। अभी फोर्स अगर एंगल पर काम करे, F1 वर्टिकल से, इसका एंगल है θ1, और F2 भी कुछ एंगल पर काम करे, माना कि वर्टिकल से इसका एंगल है θ2, तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि या तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है वो लें, तो F1 का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F1 cos θ1 है, ठीक है, cos θ1। इधर F2 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F2 का कंपोनेंट आ जाएगा F2 cos θ2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंपोनेंट काम करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, तो या तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट या तो डिस्टेंस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही। हैप्पी लर्निंग।